नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है, तो क्यों ना आज हम महिलाओं की सेहत पर बात करें। आज के वक्त में महिलाओं में कुछ ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं जिसके लक्षण जाने अनजाने महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे उनका शरीर कई बीमारियों का घर बन जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, और एक्सपर्ट से उन सवालों का जवाब लेंगे जिसे आप गूगल पर सर्च तो करते हैं, पर उसके जवाबों से आप संतुष्ट नहीं होते या जिसे पूछने में आप झिझकते हैं। और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीसीओडी क्लिनिक की फाउंडर विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज सिंह जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो सबसे पहला सवाल कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या अंतर है, और थायराइड, कई बार हम देखते हैं कि थायराइड लोग समझ लेते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षण को देखते हुए, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। दोनों में ही वेट भी बढ़ता है और दोनों में ही पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो सबसे पहले पीसीओडी पीसीओएस में अंतर और थायराइड से किस तरह से अलग है? नमस्कार शिखा, और धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए जी। हाँ, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को विमेंस डे के लिए बधाई हो। वेरी वेरी हैप्पी विमेंस डे टू यू ऑल। और जैसा कि आज हम इकट्ठा हुए हैं इस पे बात करने के लिए कि पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, पीसीओडी एक, जैसा कि फुल फॉर्म पहले ही हम बात करते हैं, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और दूसरा है पीसीओएस, और वो है, इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब होता है एक नहीं, दो या दो से ज्यादा अगर कोई बीमारियां एक साथ होती हैं वो सिंड्रोम होता है। पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं उसमें सिस्ट हो जाते हैं, कई सारे सिस्ट हो जाते हैं, मल्टीपल सिस्ट होते हैं, और कई बार इसको प्रॉपर एक बोला भी गया है कि जैसे छोटे छोटे मोतियों जैसे दिखते हैं। तो इट्स लाइक अपीयरेंस जो उनकी होती है वो अपीयरेंस, इट इज पर्ल लाइक अपीयरेंस इन द ओवरीज। तो मल्टीपल सिस्ट होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। और दूसरी तरफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है उसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं, थायराइड इम्बैलेंस भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी हो सकता है, ओबेसिटी एक बहुत प्रमुख लक्षण है, और उसी के साथ दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे हर्सुटिज्म, जैसे उसका मतलब होता है कि चेहरे पे बाल आ जाना आवश्यकता से अधिक। आमतौर पे स्त्रियों के चेहरे पे बाल नहीं होते हैं, लेकिन हर्सुटिज्म एक प्रॉब्लम है, सिम्टम है ऐसा, जहां चेहरे पे आपको बाल दिखाई देंगे। एक्ने होने लगना, चेहरे पे दाने होने लगना। पीसीओडी में भी ये लक्षण होते हैं, बट पीसीओएस में ये प्रमुख होते हैं, ज्यादा होते हैं। इंसुलिन इंटॉलरेंस भी हो जाता है। तो कई बार ये प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है तो एक एज के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आने लगता है। पेशेंट में डायबिटीज के भी लक्षण थोड़े बहुत दिखने लगते हैं। तो प्रमुख अंतर तो यही है पीसीओडी और पीसीओएस में। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कॉमन है, और सिस्टिक ओवरीज पीसीओएस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि हो, जी, है ना। जबकि पीसीओडी में तो ये प्रॉपर नॉर्मल जो है फिनोमिना है कि हाँ पीसीओडी है तो ये होना ही होना है, बट पीसीओएस में जरूरी नहीं है। ये तो पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर हो गया। और थायराइड, मोटापा, अगर आप बोल रहे हैं कि जैसे मोटापा बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि पीसीओएस होगा या पीसीओडी होगा या फिर थायराइड होगा, कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, सीधी तौर पे तो यही है कि जितने सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं अगर ये करा लिए जाएं तो हमें समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो रादर देन गेसिंग कि ये है या ये है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को कंसल्ट करें, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करें, और जो भी जांच होनी होगी, इन्वेस्टिगेशंस होने होंगे, वो कराने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जी, सही समय क्या है डॉक्टर के पास जाने का? कब इसके लक्षणों को देखकर हम समझ लें कि हम किसी बीमारी के शिकार हैं? क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरे जीवन में महिलाएं अपनी परेशानियों को अनदेखा कर देती हैं और उसकी वजह से ये परेशानी और बढ़ती चली जाती है। कैसे लक्षणों पर ध्यान दें, उसके बाद सही समय पर डॉक्टर से मिले, उनका परामर्श ले, उसके बाद इसका इलाज शुरू करें? बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
एक तो दौड़ भाग वाली जिंदगी और दूसरा नारी होना, दोनों ही अपने आप में किसी भी लक्षण को अवॉइड करने का बहुत बड़ा अपने आप में ही कारण हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि जैसे पीरियड मिस हुआ या लंबे टाइम तक चला, मतलब कोई भी रेगुलरिटी अगर पीरियड्स में आती है तो कोशिश करें कि अगर ये 1 या 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है, तो आप किसी को भी कंसल्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, ज़रूर कंसल्ट करें। और या जो माहवारी होती है उसके फ्लो में ही कोई अलग जैसे अगर आपको 3 या 4 दिन का पीरियड्स होते हैं, अगर उससे कहीं ज़्यादा होने लग जाए, लंबे समय तक होने लग जाए, बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाए, बहुत-बहुत लंबे टाइम के बाद आए, इरेगुलर भी हो सकता है, कई बार टाइम से आता है और कई बार देर से आता है और कई बार बहुत जल्दी-जल्दी भी आने लगता है। यानी पीरियड्स का जो फ्लो है वो बहुत तरीके से वेरिएशन में आता है। तो अगर ऐसा आपको बार-बार हो रहा है, 2 या 3 बार से ज़्यादा बार ऐसा हो जाए, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। भी हैं जिनका कहना है कि उन्हें शादी के बाद पता चला कि उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस है, क्योंकि उनकी मंथली साइकिल तो कंटिन्यू थी, तो उनको कभी पता नहीं चला, लेकिन शादी के बाद पता चलता है। तो ऐसा कैसे संभव होता है? देखिए, कई बार होता है कि प्रॉब्लम वाक़ई नहीं होती शादी के पहले, ऐसा नहीं है कि पहले से रही और छुपाई गई, ऐसा होता नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। बाय चांस ऐसा प्रॉब्लम आया शादी के बाद, देखिए आप एक चीज़ समझिए कि शादी होने के बाद कोई भी स्त्री है, वो एक घर से दूसरे घर में जाती है, अपने घर से दूसरे घर में जाती है और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है अपने परिवार को छोड़ के आने का। और पीसीओडी या कोई भी ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड, इवन थायराइड डिसबैलेंस की भी एक मेजर इश्यू होता है अंडरलाइंग इमोशनल या मेंटल कॉज, मतलब डिस्टर्बेंस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अगर आ जाते हैं तो भी कई बार ये प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो जाती हैं। तो ऐसा हो भी सकता है कि शादी होने के 1-2 महीने बाद ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही रही हो और अब समझ में आ रहा है कि अब है प्रॉब्लम। और अगर पहले से सिम्पटम्स रहे हैं और उनका सही तरीके से उनको कहीं किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया गया, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ, बाद में पता चला। दोनों ही कारण हो सकते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव डालता है, मेंटली किस तरह से डिस्टर्ब कर देता है, और क्या इसका इलाज संभव है, और कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को? मानसिक स्वास्थ्य को ये उस पर ये प्रभाव डालता भी है और दूसरी तरफ प्रॉब्लम इमोशनल स्ट्रेस होने से या मेंटल स्ट्रेस होने से ही प्रॉब्लम स्टार्ट भी होती है। तो ये एक सर्कल की तरह है। जितना हम स्ट्रेस में रहेंगे, जितना भी हम, और वैसे तो ये हर प्रॉब्लम के बारे में सच है। हमारी जितनी भी मेजर इश्यूज होते हैं आज, चाहे वो थायराइड इम्बैलेंस हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो और पीसीओडी का इश्यू हो गया, जो मेजर ये आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनको कहा जाता है, अब साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है इनके पीछे। वो मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस हो। और अगर आप फिजिकली बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं तो मेंटली भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो ही जाते हैं। और जब हमारी बॉडी में सारे चेंजेस आने लगते हैं, हमारा कॉर्टिसोल लेवल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, हमारे थायराइड लेवल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, स्त्रियों में हार्मोनल लेवल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस उभर आती हैं। और दूसरी जगह ये भी है कि क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो ये भी अगेन ये हमारे मानसिक और जो हमारा इमोशनल हेल्थ है उसको प्रभावित करते हैं। तो एक सर्कल की तरह होता है, मतलब एक चीज दूसरे को इफेक्ट करती है और इसी तरह ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। जी डॉक्टर, सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप की फीमेल्स में ये देखने को मिलता है, पीसीओडी, पीसीओएस? और आज के वक्त में सबसे ज्यादा पीसीओडी है, पीसीओएस है, और अगर टीनेजर्स की बात करी जाए तो उनपे पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो क्या उनमें भी ये देखने को मिलता है? बिल्कुल आजकल ये एज ग्रुप जो कि 17, 18, 19 साल के बाद ये प्रॉब्लम देखने में आती थी, अब जो है ये प्रॉब्लम पहले ही दिखने लगती है। अब कई बार तो हमारे पास 12, 13, 14, 15 साल के भी बच्चे आई हैं जिनको पीसीओडी का इशू है, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू हो गया है, इवन पीसीओएस का भी इशू स्टार्ट होने लगता है। तो अब
जहाँ ये मिनारकी हुई, जहाँ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है। और रीजंस होते हैं, अंडरलाइंग इशू होते हैं, स्ट्रेस होता है जी। तभी, या फिर कई बार जेनेटिक भी होता है। हेरिडिटरी अगर स्ट्रांग है, मदर को ब्लड रिलेशन में और किसी को अगर हुआ है ये प्रॉब्लम, तो ऐसी बच्चियों को दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स हैविंग दिस कंडीशन। क्या पीसीओडी पीसीओएस में कन्वर्ट होता है, और जेनेटिकली कितना % चांसेस रहता है कि बच्चियों में भी पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? हाँ जी, पीसीओडी कन्वर्ट हो सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हम पीसीओडी रहते रहते ही अगर हमने प्रॉपर मेडिसिन्स नहीं लिए, प्रॉपर लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस नहीं किए, तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो ही जाता है अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ। और जहाँ तक जेनेटिक की बात है, देखिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट भी चाहिए। कई बार होता है कि मदर में है, बहनों में है, लेकिन अगर जो बच्ची है अगर प्रॉपर अपना खान पान सही रखती है, फिजिकली वो जैसे कुछ खेल कूद रही हैं, कोई एक्सरसाइज कर रही हैं, तो ऐसे लोगों को ये नहीं होगा। लेकिन जी। अगर उसी तरह के, जैसे हर चीज को एक फर्टाइल सॉइल चाहिए ना, जी। बीज तो तभी पनपता है। अगर कोई प्रॉब्लम हेरिडिटरी आ रही है और आप उसको बकायदा वही कंडीशंस भी दे देंगे जिसमें वो बढ़ेगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसी तरह पीसीओएस या पीसीओडी का भी है। अगर जेनेटिकली आप प्रोन है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो कोशिश ये करिए कि आप अपना खाना पीना अच्छा रखें, जंक फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी न्यूट्रिशन का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, जी। उतना ही बड़ा रोल होता है स्लीप का, और उतना ही बड़ा रोल होता है फिजिकल एक्सरसाइज का। अगर करते रहेंगे तो इन सब बीमारियों से आप दूर रहेंगे। यानी हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके उसमें बदलाव लाके पीसीओएस और पीसीओडी के लक्षणों को बढ़ने से रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस में हमने देखा भी है। जो भी फीमेल्स ये सारी जो गाइडलाइंस हैं उनको अच्छे से फॉलो कर लेती हैं और उनको अपनी जी। दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेती हैं, उनमें रिकरेंस के चांसेस भी बहुत नेग्लिजिबल होते हैं और वो जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। जी, डॉक्टर अभी आपने डिस्कशन के स्टार्टिंग में बात करी थी डायबिटीज की, तो क्या टाइप 2 डायबिटीज की जो बात करी जाती है वो सच में देखने को मिलती है और पीसीओडी में देखने को मिलती है, या पीसीओएस दोनों में? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज तो अपने आप में ही एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन पीसीओएस की प्रॉब्लम में, पीसीओएस में जो सिंड्रोम है उसमें ये प्रोन रहती हैं, दीज वुमेन आर प्रोन टुवर्ड्स डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। ओके। डॉक्टर, बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है और कई लोगों में देखने को भी मिलता है कि उनकी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, पीसीओएस या पीसीओडी है तो इसमें कितने % चांसेस होते हैं कि फर्टिलिटी पर असर ना पड़े, या फिर अगर असर पड़ रहा है तो उनसे कंसीव करने में कितनी प्रॉब्लम आती है? पीसीओडी और पीसीओएस के केसेस अगर कॉम्प्लिकेट होते हैं तो इनफर्टिलिटी एक कॉम्प्लिकेशन है इन दोनों का। जी। उसके इनफर्टिलिटी के और भी बहुत चांसेस हैं, लेकिन अगर इन दोनों वजह से अगर इनफर्टिलिटी के कोई केसेस हैं, तो उनको डेफिनेटली अगर इनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है इन दोनों प्रॉब्लम्स में, तो फर्टिलिटी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो नो डाउट इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, कंसीव नहीं हो पाता। तो अगर आप इनको ट्रीट कर लेंगे तो मतलब it would be the chances increase of जी। getting conceived. ओके। जिस तरह से सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है पीरियड्स इरेगुलर होने की, तो ऐसे में कई बार लोग हार्मोनल पिल्स लेते हैं, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? इन्हें लेने के लिए किस तरह से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हार्मोनल पिल्स, इनका क्या रोल रहता है? देखिए, हार्मोनल पिल्स रेगुलेट करने के लिए होता है, और जो कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें हार्मोनल पिल्स इनिशियल होता है। जैसे शुरुआत में पहले यही देके देखा जाता है जिससे रेगुलराइज हो जाए हार्मोन्स, और कई बार पीसीओडी अगर इनिशियल स्टेज में है तो ठीक भी हो जाता है। जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सबको सूट करे ये जरूरी भी नहीं है। कई बार पेशेंट इनके साइड इफेक्ट्स जैसे कि एज माइनर एज कि बेचैनी होना, भूख ना लगना, अजीब सा लगना, ये सारी कंडीशंस, या कई बार वेट गेन की प्रॉब्लम लेके भी आता है। तो हर एक को सूट करे ये जरूरी नहीं है।
होम्योपैथी की बात करें, क्योंकि डॉक्टर आप खुद होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो ऐसे में क्या होम्योपैथी में भी हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर किसी और तरह से ट्रीट किया जाता है पीसीओडी और पीसीओएस को? हाँ, होम्योपैथी का एक ही सिद्धांत है, जिसको हम इंग्लिश में बोलें तो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, और यही सिद्धांत किसी भी रोग के ऊपर कायम है, चाहे वो पीसीओडी हो, पीसीओएस है, कोई स्किन इश्यू हो, कोई डाइजेस्टिव इश्यू हो, कोई थायराइड का इश्यू हो, या फिर एज अर्थराइटिस या जैसे गाउट का इश्यू हो। मतलब जैसे लक्षण होते हैं उसी के बेसिस पे हम पूरा केस लेके और फिर मेडिसिन फाइनल करते हैं, जो कि रोगी को दी जाती है। और कोई हार्मोनल पिल नहीं है, ये हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, और ये मेडिसिन लेने के बाद जो जिसको भी दी जाएगी उसकी प्रतिरोधक क्षमता अंदर से बढ़ती है, और वो किसी भी रोग से, या जैसे किसी भी रोग से लड़ने में उसको सहायता करती है। मतलब इट इज इंटरनली दैट पेशेंट गेट्स वेल, और उसके बाद वो किसी भी डिजीज से फाइट करने में या उससे निकलने में उसको मदद होती है। दैट इज द बेसिस ऑफ होम्योपैथी। सो यही चीज यहाँ पे पीसीओडी और पीसीओएस में भी लागू है। हम कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ ही हम बहुत ज़रूरी कोशिश यही करते हैं कि पेशेंट जो है वो प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करे, प्रॉपर डाइट को फॉलो करे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट इक्विवेलेंट टू मेडिसिन, देन एटलीस्ट नॉट लेस देन ऑल्सो। मतलब अगर 60-70% मेडिसिन का रोल है, तो बिल्कुल 30% यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस का भी रोल है। ओके, अब बर्थ कंट्रोल पिल्स की बात करें अगर डॉक्टर, तो डॉक्टर्स किसे प्रिस्क्राइब करते हैं? क्या पीसीओडी और पीसीओएस के लिए भी, उसके इलाज के लिए भी ये मददगार साबित होती हैं? हमने अभी बात की थी हार्मोनल पिल्स की, तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स भी वही है, और यही दी जाती है। मैंने कहा इनिशियल ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत बाद तक भी यही चलता रहता है, बट इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ जो पीसीओडी है उसको यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखा जाता है। से आप हार्मोनल पिल्स बोल लीजिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स बोल लीजिए। ओके, और अगर जो प्रेग्नेंट, जो मैरिड लोग हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो कंसीव करना चाहते हैं, तो ऐसे में तो वो ये पिल्स नहीं लेते होंगे, तो क्या उनमें कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि उनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, तो कंसीव कैसे करें? तो ये तमाम क्वेश्चंस भी महिलाओं के मन में रहते हैं। जी देखिए, पहले तो यही है कि हमें पीसीओडी और पीसीओएस का निवारण चाहिए। तो उसके लिए अगर आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट यानी एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाएंगे, तो वहाँ ये दिया ही जाएगा, क्योंकि पहला तो प्रायोरिटी है ना कि वो ठीक होना, पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक होना, और तभी पॉसिबल है कि कंसीव हो पाएगा। तो अगर आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको ये शुरू में दी ही जाएंगी। और रही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वी ट्रीट अकॉर्डिंग टू आवर मेडिसिन, और वहाँ कई बार फर्टिलिटी पॉसिबल भी होती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो। ओके, जो लोग, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए अगर वो पीसीओएस या पीसीओडी से ग्रसित है? देखिए, अगर ये उनकी हिस्ट्री रही है कि उनको पीसीओडी रहा है या पीसीओएस रहा है, बट वंस दे कंसीव कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आती अनलेस एंड अनटिल कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो अपने डॉक्टर को तो पता ही होगा, और निरंतर संपर्क में रहें। कोई चेंजेस अगर वो नोटिस करती हैं तो उनको डॉक्टर से शेयर करना चाहिए। क्या पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट को सेक्सुअल लाइफ में भी किसी तरह का कोई असर पड़ता है, असर देखने को मिला है? ऐसे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ, पीसीओडी और पीसीओएस के इश्यूज में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, जो इनडायरेक्टली इस सबको अफेक्ट कर सकते हैं, और अगर रिलेशनशिप जा सकते हैं। और मास्टरबेशन की बात करें, तो क्या ऐसे मरीजों के लिए इससे भी कोई फर्क पड़ता है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट या कुछ? ऐसा अगर है तो केवल भ्रांति है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। जी, एक सवाल और है कि जो लोग पीसीओएस और पीसीओडी के लिए गर्भ निरोधक गोलियों को ही एकमात्र उपचार मानते, विकल्प मानते, तो क्या ये सच है या सिर्फ मिथक है? उसके अलावा भी ट्रीटमेंट्स हैं, होम्योपैथी में है, हम खुद ही देते हैं, आयुर्वेदा में भी है, तो खाली वही एक ट्रीटमेंट नहीं है, उसके अलावा भी है।
कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो काफी लंबे चलते हैं और उसका असर भी बहुत धीमे होता है, इसलिए उन लोग को एलोपैथी ट्रीटमेंट ज्यादा सही लगता है। लेकिन क्या होम्योपैथी जड़ से इसे खत्म कर सकता है या फिर ये रिवर्स कर जाता है? रिवर्ट तभी करता है अगर आप उसी तरह की कंडीशंस वापस लाते हैं। आपने डॉक्टर के कहने पे अपने सब चेंजेस तो कर लिए, लेकिन आप कुछ ठीक होने के बाद अगर वापस आप उसी तरह शुरू हो गए कि आप देर से उठ रहे हैं, देर से सो रहे हैं, आप खाने-पीने में आपने जंक भी इंक्लूड कर लिया, आपने बहुत फास्ट फूड इंक्लूड कर रखा है, ऑयली, स्पाइसी या ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ही केमिकल्स का यूज़ होता हो, और आप बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो कंडीशन वापस आ सकती है। क्या 45 के बाद यानी कि मोनोपॉज के बाद पीसीओडी पीसीओएस अपने आप ठीक हो जाता है? क्योंकि जो महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो तो नेचुरली बंद हो जाता है, लेकिन जो सिस्ट होते हैं या फिर बाकी के सिंड्रोम होते हैं वो तो ठीक नहीं होते, तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये अपने आप ठीक हो जाता है? क्या ये जी, संभव है? अगर हाँ जी, सिंपल पीसीओडी का इश्यू है, हम्म, तो वो यूजुअली ठीक हो जाता है, और अगर कुछ रह रहा है, अगर प्रॉब्लम कोई परसिस्ट कर रही है, तो डेफिनिटली इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ शो हो रहा है ड्यूरिंग सिंपल अल्ट्रासाउंड और टीवीएस, तो इसका मतलब प्रोब करने की जरूरत है कि क्यों हो रहा है ऐसा। ओके। अगर योगा की बात करी जाए तो कौन कौन से योगासन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मरीजों को? देखिए, मूड स्विंग्स हैं तो सिंपल एंजाइटी और इसको रिलीव करने के लिए, मूड स्विंग को रिलीव करने के लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें, जी। सिंपल डीप ब्रीदिंग, और अगर कर पाएँ तो अनुलोम-विलोम प्राणायाम ज़रूर करें। तो इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलता है, और अगर किसी को जानकारी है, नॉलेज है, तो हम्म। भ्रामरी प्राणायाम है या उज्जाई प्राणायाम है, इनको आप कर सकते हैं। ये आपके थायराइड लेवल्स को बैलेंस में रखता है। जी। और इसके अलावा जो आसन है, उसमें एक प्रमुख आसन होता है गौमुख आसन, उसको करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक ये माइल्ड प्रेशर हमारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स पे डालता है, जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। और जी। बाकी रोज़मर्रा के जो सूक्ष्म व्यायाम जिनको कहा जाता है, या फिर जो वार्म अप एक्सरसाइजेस, उनको आप निरंतर कर सकते हैं। आप 15-20 मिनट की वॉक आराम से कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर, अभी आपने ये तो बता दिया था कि क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन डाइट में लोग क्या शामिल करें? क्योंकि आजकल अगर सोशल मीडिया पे भी देखें तो बहुत सारा ज्ञान लोगों को मिलता है, लेकिन लोग अक्सर डॉक्टर की बात पे भरोसा करते हैं। तो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की बातें भी है कि दूध या सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मीठा तो अवॉइड करना ही चाहिए, लेकिन क्या शामिल करना चाहिए डाइट में ये कम ही लोग बताते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, हम दूध ऐसे कोई सफ़ेद होने की वजह से रीज़न नहीं है कि दूध ना पिएँ, लेकिन आप भी जानती हैं कि आजकल प्योर दूध मिलना बहुत मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द टाइम वे इंजेक्शन से लोडेड रहता है, या फिर अगर लॉन्ग शेल्फ लाइफ़ है, अगर पैकेट वाला दूध है, तो उसमें कहीं न कहीं स्टेबलाइज़र्स होते हैं, और वो इनडायरेक्टली हमें नुकसान करते हैं। हम तो इसीलिए केवल मना करते हैं कि इसीलिए आप मिल्क प्रोडक्ट्स कोशिश करें कि ना लें। अगर प्योर दूध आपको कहीं से मिलता है, तो नो डाउट आप एक एक लिमिटेड मात्रा में उसको ले सकते हैं। दूसरा जी। एक इम्पोर्टेंट जो कंसिडरेशन है, वो ये है इंक्लूजन ऑफ सीड्स। आप सीड्स को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, लेकिन बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कि जिसको बोलते हैं ना ज़्यादा ना कम। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे, अगर हम एक बैलेंस बना के चलेंगे कि हाँ, इतना लेना है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं लेना। आप अच्छा कुछ कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सेस में खा रहे हैं, तो वो आपको अपने तरीके से नुकसान पहुँचाएगा ही। तो जी। सीड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, जिसमें कि फ्लैक्स सीड्स, सीज़मी सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ये प्रमुख हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नट्स कैन बी आल्सो इंक्लूडेड। किशमिश एक बहुत बढ़िया सोर्स है फीमेल हेल्थ सिस्टम के लिए, तो आप 5 या 6 किशमिश रात को भिगो के मॉर्निंग में उसका सेवन कर सकते हैं। एनर्जी बूस्टर्स के लिए कोई और चीज़ खाने से बेटर है कि आप डेट्स का इस्तेमाल करें। खजूर को आप नियमित रूप से दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर हो, और उसके अलावा प्रोटीन का इंटेक भी ध्यान देने योग्य है।
सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, ये ऑप्टिमम मात्रा में होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी यानी ऐसा हम मान लेते हैं कि सनलाइट को एक्सपोजर। तो जी। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट धूप में ही जाके बैठें। आप सुबह के समय ऐसी जगह, अब जैसे गर्मियां आने वाली हैं तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप 6:30-7 बजे के बाद वॉक कर पाए धूप में। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, अगर आपका दिनचर्या ऐसी है, अधिकतर जैसे फीमेल्स की ही बात कर लें तो सुबह के टाइम बच्चों के टिफिन में, अपने टिफिन में वो एक व्यस्तता भरी उनकी सुबह होती है। तो जी। अगर सुबह सुबह वो नहीं जा पा रही हैं धूप में, तो थोड़ी देर बाद जा सकती हैं और डायरेक्टली धूप में ना बैठ के ऐसी जगह बैठे लेकिन जहाँ पे सनलाइट हो। तो इट्स नॉट कि डायरेक्ट सनलाइट में ना हो, इनडायरेक्ट सनलाइट में अगर आप बैठते हैं तो भी आपको विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। जी। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको हैप्पी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी के प्रोपोर्शंस अगर हमारी बॉडी में ठीक है, तब हम डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी बाहर आ जाते हैं। तो फिर ये तो डे टू डे मूड स्विंग्स की बात हो गई। और ओके। कैल्शियम की इम्पोर्टेंस उतनी ही है। अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में ऑप्टिमम मात्रा में है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कम नींद आना, हम्म। अगर नींद की प्रॉब्लम है तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि कैल्शियम लो है हमारी बॉडी का। छोटी छोटी चीजें जैसे तिल को इंक्लूड कर लें, आप तिल को इंक्लूड कर लें तो आपके कैल्शियम लेवल्स ठीक होने लगते हैं। जी। वेट की अगर बात करी जाए, पीसीओडी और पीसीओएस में सबसे ज्यादा महिलाएं सामना करती हैं बढ़ते वजन का, और ऐसे में उन्हें वजन घटाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो क्या वजन कम करना आसान है पीसीओडी और पीसीओएस की महिलाओं के लिए? हाँ, ये आप बात सही कह रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हो गए और पीसीओएस के, पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वेट रिड्यूस करना। जी। उन लोगों को समझ में आता है कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी आज से कुछ साल पहले, हम्म। तब उतने ही एफर्ट्स में उनका वजन तेजी से घटता था, कम हो जाता था। और आज की डेट में जब पीसीओडी हो गया है या पीसीओएस हो गया है, तो उतना ही अगर एफर्ट कर रही हैं वो जिम में, योगा में या वॉक में या डाइट में, स्टिल उनका वेट या तो बहुत धीरे ही कम होता है या होता ही नहीं है। तो उसके पीछे एक कारण ये है कि यही हार्मोन्स का खेल है। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो बीएमआई चेंज हो जाता है। वैसे तो उसके लिए यही है, सिंपल चीज समझिए कि आप जितना आपका आउटपुट है, आउटपुट यानी जितना आप मेहनत करते हैं, आपको लगता है जितनी कैलोरीज हमारी खर्च हो रही हैं पूरे दिन में, जी। आप उससे कम कर दीजिए अपनी डाइट के थ्रू जो कैलोरीज इनटेक करते हैं। सबसे पहला हमारा तरीका, जो फर्स्ट एक्शन प्लान होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि हम जो कैलोरीज लें उससे ज्यादा हम बर्न करें। अगर हमें कहीं लगता है कि हम ज्यादा खा रहे हैं और हम बैठे रह रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप अपनी डाइट में ऐसे फूड इंक्लूड कर लीजिए जिनसे कैलोरीज कम होती हैं। और वो फूड्स होते हैं जैसे सैलड हो गया, और जो फल ऐसे होते हैं जो बहुत मीठे नहीं होते, ऐसे फ्रूट्स आप इंक्लूड करना शुरू कर दें। पानी ज्यादा पीना शुरू कर लें, आप ग्रीन टी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे तो ये बेसिक चीज है। उसके बाद तो एक्शन प्लान में बहुत सारी चीजें, बट दिस शुड बी फर्स्ट वन। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर नीरज सिंह जी, पीसीओडी विशेषज्ञ, जुड़ी हुई थी, जिन्होंने पीसीओडी से संबंधित महिलाओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी अपने व्यस्त जीवन में एक स्वस्थ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और जानकारियों के लिए देखते रहिए आज की खबर।